दोस्तों नमस्कार। वाईफाई एक्ट में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं KR फौजदार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के साइकोलॉजी का पार्ट। शिशु अवस्था, बाल विकास हमारा चल रहा है और इसमें शिशु अवस्था की आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गर्भावस्था की बात की थी, उसी से आगे अपन लिंक करते हुए चले। तो देखिए, गर्भावस्था के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म के दौरान कई बार जुड़वा जन्म हो जाता है। जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। अब ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, और ये भी बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहजन्म जुड़वा, और एक होता है पूर्ण जुड़वा, यानी पूरी तरह से जुड़वा बच्चा। अब किसे तो कहेंगे सहजन्म जुड़वा और किसे कहेंगे पूर्ण जुड़वा। तो मैंने पीछे आपको गर्भाधान के दौरान बताया था कि जब निषेचित अंड इस सतह पर अपना स्थान बनाता है तो इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, और इस समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान यदि इसमें निषेचित अंड में किसी भी कारण से ये दो भागों में ऐसे बट जाता है और धीरे धीरे ये टूट करके अलग हो जाता है। ये एक था, लेकिन इस एक में विभाजन की प्रक्रिया में 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये अलग हो गया। एक्चुअली में ये एक ही अंड था, निषेचित अंड एक था। इससे ये दो अंड के रूप में विघटित होकर के बना है। ये पूरी तरह से जुड़वा बच्चों को जन्म देगा। इनमें अंतर कर पाना बड़ा कठिन होता है। दूसरा टाइप होता है सहजन्म जुड़वा। मैंने आपको पीछे बताया मादा कोश और पितृकोश, मातृकोश और पितृकोश। मातृकोश से सामान्यतः एक अंडाणु ही स्रवित होता है, परंतु यदि कभी कभी एक या एक से अधिक अंडाणु स्रवित हो जाते हैं तो पितृकोश से आने वाले जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या असंख्य होती है। इन असंख्य संख्याओं में से कोई एक शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करता है। एक शुक्राणु इस एक अंडाणु को, क्योंकि एक ही अंडाणु स्रवित हुआ, तब कंडीशन ये होती है। जबकि यदि अंडाणु एक से अधिक हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, तो यहां शुक्राणुओं की संख्या तो क्या है, असंख्य है। तो उतने ही शुक्राणु इनको निषेचित कर देंगे और ये उतने ही अंडाणु उस गर्भाशय की सतह पर अपना स्थान चुन लेते हैं और उनका पूर्व प्रक्रिया जो मैंने बताई हुई है उसी के तरह से विकास होता है। और ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं एक साथ तो इनको हम कहते हैं सहजन्म जुड़वा। अब बच्चा जन्म ले लेता है, चाहे वो सिंगल के रूप में चाहे वो
जुड़वा के रूप में। जन्म लेने के बाद में जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं शिशु अवस्था, इन्फेंसी पीरियड। इस इन्फेंसी पीरियड के बारे में बात करते हैं। शैशवकाल, शैशवकाल की बात करें, उम्र की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका एज का। देखिए डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने, व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट जोन्स, इन्होंने जो आयु बताई है वो इस प्रकार से बताई है। शिशु अवस्था को इन्होंने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक बताया है। बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड को इन्होंने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक बताया है, और किशोर अवस्था को 13 से 19 वर्ष तक बताया है। और हमको ये ही अवस्थाएं पढ़नी है आगे, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था हमारे सिलेबस से बाहर है। जबकि हरलॉक की हमने पीछे बात की थी विकास के संदर्भ में, तो हरलॉक ने क्या कहा कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह यानी 14 दिन या 15 दिन तक बच्चे का जो काल कहलाएगा उसे हम शैशवकाल कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। इन्फेंसी पीरियड कहते हैं इसको। और इसके बाद में 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष का जो समय होता है, 2 वर्ष का जो समय होता है, इस समय के लिए उन्होंने नाम दिया है, इसे बालपन कहते हैं। बालपन, नया नाम अपने सामने आया, बालपन या बालकपन। 2 वर्ष तक, और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का जो समय होता है, इसको उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था कहा है। इसके बाद में फिर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था जो कि त्यो पैटर्न में आ जाएगी। बात यह है इस शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में 3 खंड उन्होंने किए हैं। एक तो किया शैशवकाल 2 सप्ताह तक, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक। दूसरा किया बालपन 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था कहा है 2 से 5 वर्ष तक। ऐसा नाम अगर पेपर में आता है हरलॉक, तब जवाब देना है, अन्यथा सामान्य वर्गीकरण जो है वो इसी पैटर्न पर चलता है। और ये पैटर्न एक्चुअली किसका है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण है। ये उम्र की बात होती है, आयु की बात होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सी शक्ति पाई जाती है, तो इस बारे में भी विद्वानों में क्या है, मतभेद है। एक व्यक्ति हैं ब्रजिश महोदय ने कहा है कि बालक जब जन्म लेता है तब क्या पाई जाती है, उसमें उत्तेजना पाई जाती है। अब हम देखते हैं ये उत्तेजना क्या है। तो उत्तेजना का संबंध सीधा सीधा ऊर्जा से होता है। ऊर्जा को ही हम क्या समझें, उत्तेजना समझें। बालक उत्तेजना क्रंदन के रूप में, हाथ पैर चलाने के रूप में अपनी उत्तेजना को प्रदर्शित करता है। तो हाथ पैर चलाएं, हम बोलें तो किसके कारण बोलेंगे, ऊर्जा के कारण। लेकिन अगले व्यक्ति हैं वॉटसन। इस वॉटसन ने कहा है कि बालक में क्रोध, स्नेह और भय तीनों चीजें पाई जाती हैं जन्म के समय। इसका मतलब ये बात संवेग से संबंधित हो जाती है। किससे संबंधित हो जाती है? संवेग से। तो ये चीजें इसमें पाई जाती हैं, 3
संवेग के रूप में इन्होंने बताई कि बालक के जन्म के साथ में ये चीजें दिखाई देती हैं। अब करते हैं संवेग की। तो संवेग क्या है? तो संवेग की परिभाषा है व्यक्ति की उत्तेजित दशा का जो भाव होता है वही संवेग होता है। अब ये उत्तेजित होना व्यक्ति का या तो किसी के प्रेम के कारण हो सकता है, प्रेम में उत्तेजित होना, या क्रोध के कारण उत्तेजित हो सकते हैं हम, या किसी चीज को जानने के लिए भी उत्तेजित हो सकते हैं हम। तो जिज्ञासा के कारण उत्तेजना हो रही है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम उत्तेजित हैं, रीट की परीक्षा में हम नौकरी प्राप्त करेंगे, तो ये भी एक उत्तेजना का भाव है। तो ये सारे के सारे उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करने वाले जो भाव हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। अब बात आती है संवेग की संख्या की। तो संवेग जो है, संवेगों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु मैकडूगल के अनुसार, नाम आता है मैकडूगल के अनुसार, तब अपना आंसर होता है 14। संवेग कोई 14 नहीं होते, संवेग बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैकडूगल के अनुसार कितने हैं तब आंसर होगा 14। और यहां से आपका एक प्रश्न रीट के अंदर आना स्वाभाविक है, निश्चित है। तो इस लिस्ट को अपन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस संवेग की प्रक्रिया के कारण हमारे बनते हैं मूल प्रवृत्ति, अर्थात बालक के जन्म से ही क्या बन जाती है? प्रवृत्ति बन जाती है उस कार्य को करने की, अर्थात वो कार्य व्यक्ति करने लग जाता है, उसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो यदि किसी व्यक्ति में क्रोध संवेग है तो वह युद्ध की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, या युयुत्सा इसको हम कहते हैं। परीक्षा में युयुत्सा लिखा होता है और युयुत्सा का अर्थ होता है युद्ध। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में कोई एक ही संवेग पाया जाता हो, सभी संवेग सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, सभी के अंदर होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि किसी में कोई संवेग ज्यादा है और किसी में कोई संवेग ज्यादा है। और उस संवेग के कारण ही, जिस संवेग की उसमें अधिकता है, उस संवेग के कारण ही उस व्यक्ति का व्यवहार वैसा जाना जाता है या समझा जाता है। तो क्रोध की बात यदि हम करें तो पहला संवेग हुआ आपका क्रोध, क्रोध से युद्ध, युयुत्सा। और ये प्रश्न में रिलेशन पूछा जाता है, कौन सा सही नहीं है, मिलान कीजिए। तो क्रोध के सामने हमेशा क्या आएगा? युद्ध आएगा। दूसरा भय, जब व्यक्ति को भय लगता है तो वो क्या करता है? उस जगह से पलायन करता है, और पलायन का मतलब होता है छोड़ना, यानी जिस जगह से आपको डर लगता है उस जगह को आप छोड़ देंगे। 2 नंबर हो गया भय। तीसरा होता है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द से क्या उत्पन्न होता है? जिज्ञासा। ये बहुत अच्छा है परीक्षा के लिए। आश्चर्य का मतलब है अरे ऐसा भी होता है क्या? जो चीज हमें पता नहीं होती है तो उसमें हमको आश्चर्य होता है, और फिर हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है। तो ये है जिज्ञासा, आश्चर्य के कारण होता है जिज्ञासा। नेक्स्ट है आपका एकांकीपन। एकांकीपन जब व्यक्ति में होता है तो वह सामूहिकता की ओर जाता है, या सामूहिकता का भाव उसमें पाया जाता है। जब व्यक्ति में एकांकीपन यानी अकेलेपन का महसूस करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ घर परिवार यार दोस्त वाले सब संबंध खत्म कर लें, फिर आपसे कोई गरीब आदमी आके कहे कि भाई आप मुझे दोस्त बना लोगे क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना लेंगे। लेकिन जब आपके पास सभी हैं, सब लोग आपके साथ हैं, तब आपसे कोई गरीब आदमी आके कहे तो आप अपना स्टेटस बताओगे, तेरी क्या स्टेटस है, तुम हमारे लेवल के नहीं हो, आपसे हम जानकारी मित्रता नहीं कर सकते।
इसलिए जब एकांकीपन होता है तो सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आता है वात्सल्य। वात्सल्य की बात करते हैं तो वात्सल्य होता है छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं। जो बच्चों के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होता है उस कारण से व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की कामना या संतान कामना उत्पन्न होती है कि हमारे भी घर में कोई छोटा बच्चा होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगला भूख की बात करते हैं तो अब जब व्यक्ति को, प्राणी को भूख लगती है तो वो क्या करता है, भोजन का अन्वेषण करता है, यानी कि भोजन का तलाश करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता का जब संवेग आत्महीनता होती है तो मूल प्रवृत्ति उसमें कौन सी होगी, व्यक्ति खुद से ही घृणा करने लगेगा और वो गरीबी महसूस करने लगेगा। आपके पास पैसा भले ही हो सकता है, लेकिन जब आप अपने आप में आत्मग्लानि की, मेरा तो कोई सिलेक्शन ही नहीं होता है यार, मैं क्या करूं, पैसा आपके पास भले ही हो सकता है, लेकिन जब आप आत्महीन हो गए तो फिर आपकी गरीबी अलग प्रकार की हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। इसके साथ में होता है आत्मगौरव, अर्थात जब हम अपने आप को आत्मसम्मान की दृष्टि से देखते हैं या आत्म अभिमान की दृष्टि से देखते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो व्यक्ति अपने आप में आत्मगौरव महसूस करता है, मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूं। अब कोई लोग मुझे बुरा कहें तो कहो, भले मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखेगी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एक बात आती है घृणा। अगला संवेग है घृणा। जब घृणा उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति उस कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, छोड़ना कह सकते हैं इसको। घृणा के कारण हम किसी चीज को दूर कर देते हैं और दूर करने के कारण हम उसको क्या कह सकते हैं, घृणा से निवृत्ति, यानी किसी कार्य को छोड़ना निवृत्ति कहलाता है, स्थान को छोड़ना क्या है, पलायन कहलाता है। दोनों ही छोड़ने से संबंधित है। काम को, यदि आप कोई चीज बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं लेकिन किसी दिन आपको उसमें कोई ऐसा गंदा आइटम दिखा, कोई मक्खी मच्छर गिरा हुआ दिखा कि उस दिन से आपको घृणा हो गई, तो उस दिन से उस चीज को आप खाना छोड़ देंगे। इस तरीके से किसी व्यक्ति से घृणा हो गई तो आप उसको छोड़ देंगे, उसे बात नहीं करेंगे। वो क्या है, घृणा, और वो एक संवेग का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो करुणा। अगला संवेग होता है करुणा, और करुणा का संबंध होता है दया से, और दया का मतलब है शरणागति। अर्थात जब आप के अंदर दया भाव होता है तो आप किसी को शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आमोद। आमोद का मतलब है स्वयं में खुश होना, दूसरे के खुशी से नहीं, अपने आप में प्रसन्न होना। तो इससे हास्य उत्पन्न होता है, जिसको आप राम हंसी कहते हैं। एक रावण हंसी होती है, हा हा हा, तो वो नहीं, बल्कि आमोद का मतलब है खुद प्रसन्न होना, आत्म प्रसन्न होना। क्या कहलाता है, आमोद कहलाता है। नेक्स्ट एक होता है प्रतिभाव। जब संवेग आपके अंदर प्रतिभाव का होगा तो इससे आपकी रचना धर्मिता का आपके अंदर गुण उत्पन्न होता है। प्रतिभाव का मतलब कुछ करने का भाव, कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। अब आप अपना कार्य देखेंगे, अपनी कैपेसिटी देखेंगे, कि विशेषज्ञता देखेंगे कि आपकी किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, तो आप उसी क्षेत्र में रचना करेंगे। आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं तो एक अच्छे लेखक होंगे, अच्छा गा सकते हैं तो आप एक गायक कलाकार होंगे या कवि होंगे, कुछ अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं तो चित्रकार होंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, रचनात्मक भाव होता है। इस प्रकार से अपने ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक बच गया काम। काम भाव जब उत्पन्न होता है तो इससे कामुकता, लस्ट जिसको हम कहते हैं,
कामुकता उत्पन्न होती है। अर्थात जब प्राणी के अंदर काम सेक्स, जिसको हम कहते हैं, सेक्स उत्पन्न होगा तो उससे लस्ट यानी कामुकता, किसी के प्रति काम भावना का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बचेगा अपना लास्ट अधिकार भाव। अधिकार संवेग का मतलब है ये मेरा है, ये मेरा प्लॉट है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी संपत्ति है। तो ऐसा अधिकार भाव होता है तब हम क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। किसी पैसे का, किसी भवन का, किसी भी वस्तु का संग्रहण किस भाव के कारण करते हैं, जब हमारे अंदर क्या होता है, संवेग होता है। और वो संवेग कौन सा होता है, अधिकार संवेग होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको अब ये बात 14 संवेग आपको याद हो रहे होंगे। दोबारा देख लेते एक बार, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपका आना लगभग श्योर है। तो क्रोध का संबंध होता है युद्ध से, भय का संबंध होता है पलायन से, आश्चर्य का संबंध होता है जिज्ञासा से, एकांकीपन का संबंध होता है सामूहिकता से, वात्सल्य का संबंध होता है संतान कामना से, भूख का संबंध होता है भोजन अन्वेषण या भोजन तलाश से, आत्महीनता होती है अपने आप में घृणा होना अर्थात दीनता होना, दैन्य होना, आत्मसम्मान का संबंध होता है या आत्माभिमान का संबंध होता है आत्म गौरव से, सेल्फ रेस्पेक्ट से, और घृणा का संबंध होता है छोड़ने से, निवृत्ति से, करुणा का संबंध होता है दया से या शरणागति से, आमोद का संबंध होता है हास्य से, कृतिभाव का संबंध होता है रचना धर्मिता अर्थात कुछ बनाने से, काम का संबंध होता है कामुकता, किसी के प्रति आसक्ति रखने से, और उसके बाद अधिकार भाव का संबंध होता है संग्रहण करने से। आप इसका पिक ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 के 14 आगे बात करते हैं फिर आधे मिनट के अंदर। तो ये 14 संवेग अकॉर्डिंग टू मैकडूगल हैं। जब मैकडूगल का नाम आएगा तब ही इनका आंसर ऐसा होगा। इसके अलावा संवेग पर और कहां बात हुई है वो देखते हैं। तो आगे बात की गई है भारतीय दर्शन में संवेग के बारे में। भारतीय दर्शन के अंदर बात की गई है, इंडियन फिलॉसफी में, कि संवेग भारतीय दर्शन के अनुसार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय दर्शन में 2 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। एक है रागात्मक संवेग, ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के संवेग बताए गए हैं, एक रागात्मक संवेग और नंबर 2 द्वेषात्मक संवेग। इसका मतलब एक ऐसे संवेग हैं जिनसे प्रेम व्यवहार उत्पन्न होता है, और एक ऐसे संवेग हैं जिससे ईर्ष्या का व्यवहार, कटुता का व्यवहार उत्पन्न होता है। तो ऐसे संवेगों में अपन देखें, आप देखिए रागात्मक संवेग, जब हमसे किसी व्यक्ति बड़े की बात करें तो बड़ों के प्रति कब राग उत्पन्न होता है, यानी कि जब रागात्मक संवेग हमारे अंदर है तो बड़ों के प्रति हम किस रूप में उस संवेग को प्रकट करते हैं, तो ये बात होगी श्रद्धा और सम्मान की। हम अपने माता पिता के प्रति अपना राग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, इसलिए हम उनको श्रद्धा सम्मान, गुरु के प्रति क्या रखते हैं, श्रद्धा सम्मान रखते हैं, उनसे हमारा राग होता है। अगर ये बात हम द्वेष के रूप में लेते हैं तो इसी के अंतर्गत जब द्वेषात्मक संवेग होगा तो वह बालक भय या कुंठाग्रस्त होगा। किसी गुरुजी से अगर कोई बच्चे का मतभेद रहता है, यानी कि उससे द्वेष रहता है,
प्रेम नहीं रहता, लगाव नहीं रहता, तो उससे वो बच्चा क्या रहता है, भयग्रस्त रहता है। अब मुझे ये डंडा मार सकता है, कुंठाग्रस्त रहता है कि ये मेरे से ही प्रश्न पूछेगा। चाहे ऐसा है नहीं, लेकिन उसका संवेग वैसा होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, जब बात आती है बराबर बालों की, बराबर बालों में जब रागात्मक संवेग होता है आपस में, तो उत्पन्न होता है प्रेम। प्रेम से दो व्यक्ति आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, इसका मतलब उनका रागात्मक संवेग है, उनकी पटरी बढ़िया बैठ रही है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति से आपका द्वेष है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, ईर्ष्या का भाव रखेंगे, ये कैसे नौकरी लग गया, मैं तो लगा ही नहीं। अथवा इसके अलावा ईर्ष्या या उससे क्रोध का भाव, छोटी सी बात अगर उसने कुछ कह दी तो हम उस पर क्रोध कर देंगे। और यही बात अगर हम छोटे बच्चों पर लागू करें कि जब हमारा छोटे बच्चे से प्रेम है, रागात्मक संवेग है, तो हम उससे वात्सल्य का व्यवहार करते हैं। वात्सल्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वात्सल्य का मतलब है बच्चों से प्रेम होना। और यदि द्वेषात्मक भाव है तो उससे हम अधिकार से बात करते हैं। तुम क्या जानते हो, हम जो कह रहे हैं वो कीजिए, तो वो है अधिकार भाव। तो द्वेषात्मक संवेग उत्पन्न होने पर छोटों के प्रति अधिकार भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भारतीय संवेग में ये दो प्रकार के संवेग है। उनका डिस्क्रिप्शन ये है कि जब रागात्मक संवेग होगा तो बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे और छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। इसके बाद में एक व्यक्ति है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने भी दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है। दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति की बात की है। अब मूल प्रवृत्ति किसके कारण होती है, संवेग के कारण। इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं संवेग तो है। तो संवेग की बात की है तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है जीवन मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जीवन मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो जीवन मूल प्रवृत्त्यात्मक अर्थात जिसमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जो कि व्यक्ति के जीवन को आगे ले जाने के लिए सहायक है, वह जीवन मूल प्रवृत्ति है। अब जीवन मूल प्रवृत्ति है तो उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं प्रेम भाव है, जिज्ञासा है, तभी वो अभी जीना चाहता है। एक 80 वर्ष के व्यक्ति से कहते हैं कि बुड्ढे मर नहीं रहा है क्या, तो वो कहेगा मैं क्यों मरूं, तुम मरो। क्योंकि उसका अभी जीने से लगाव है, उसे अपने जिंदगी से प्रेम है, उसे अभी दुनिया में कुछ और भी जानना है, समझना है। लेकिन एक 30, 40, 25, 18, 20 वर्ष के व्यक्ति का कई बार मुंह से निकलता है कि यार अब तो मर जाना चाहिए, अब जीने में कोई सहारा नहीं है। इसका मतलब उसमें वो प्रेम अपने जीवन से नहीं करता है, वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ उसका क्या है, अपने आप से क्रोध है, या अपने आप से क्या हो गई, घृणा हो गई है, या फिर अपने आप से क्या हो गई है, आत्महीनता हो गई है। पीछे बताया मैंने आपको, आत्महीनता हो गई है। ऐसा जब हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये बात की है संवेग के बारे में भारतीय दर्शन में और सिगमंड फ्रायड ने। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इसका भी आप पिक ले सकते हैं, लेना चाहें तो।
संवेग की तीव्रता की बात करते हैं तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग की तीव्रता कब ज्यादा होती है? तो एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, जितनी आयु कम उतने संवेग तीव्र तथा अस्पष्ट। जितनी आयु अधिक उतने संवेग धीमे और स्पष्ट होते हैं। अब आपको परीक्षा में प्रश्न में अगर कहीं 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष लिखा है और कहा कि सबसे ज्यादा संवेग किसके तीव्र होंगे, सबसे ज्यादा स्पष्ट किसके होंगे, अस्पष्ट किसके होंगे, क्यों? एक छोटा बालक, अब इसमें 2 वर्ष को अगर लास्ट में रख दिया, यहाँ 1 वर्ष या 6 माह, तो फिर इसमें आंसर 6 माह होगा। जितना छोटा बच्चा होता है उसके संवेग उतने ही क्या होते हैं, तीव्र होते हैं, उतना ही उसको फटाफट से वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, भूखा नहीं रह सकता, उसको तुरंत भोजन चाहिए, पानी चाहिए, जो उसकी डिमांड है, जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता उसकी तुरंत पूरी होनी चाहिए। इसलिए उसका ये क्या है, तीव्र संवेग है। और जितना बालक छोटा होगा उतना ही उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, और मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। तो संवेग तीव्र होते हैं किसमें, कम आयु वाले, लेकिन स्पष्ट होते तो पता नहीं चलता है। फिर उसको वस्तु दी बच्चे को, तुरंत चुप हो गया। और सबसे छोटा बच्चा होता है उसका तो पता ही नहीं चलता वो रो क्यों रहा है, तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि उसका कौन सी आवश्यकता हो रही है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बच्चे का तो पता ही नहीं चलता कि इसकी कौन सी आवश्यकता हो रही है, भूख लग रही है उसको, सर्दी लग रही है, या और कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो अस्पष्ट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके संवेग स्पष्ट होते जाते हैं और धीमे होते जाते हैं। एक सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति जो 50-55 वर्ष का होता है, वो कभी भी क्या होगा, एकदम से अचानक से क्रोध नहीं करेगा। अगर कोई बात हो भी गई है तो उसे समझाने का प्रयास करेगा और समझने का प्रयास करेगा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो। लेकिन यदि उसे लगा कि अब ये बात यहाँ पर गलत है, तो फिर वो उसको कभी भी भूलेगा भी नहीं और आपसे कभी बात भी नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया, स्पष्ट भी हो गया कि अब ये क्रोधी हो गया, हमसे नाराज हो गया। इसलिए जितनी आयु कम होती है उतने संवेग तीव्र, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन रहता है किशोर अवस्था के बारे में, कि किशोर अवस्था में सबसे तीव्र संवेग पाए जाते हैं, सबसे तीव्र, इसलिए उसको तूफान की अवस्था और वो ये वो कहते हैं। संवेग की बात नहीं है, क्योंकि वहां बच्चा का व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्ति आधारित नहीं होता है, उसमें संज्ञान पैदा हो जाता है। किशोर अवस्था में तो बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है, 100% हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिमाग है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तीव्र उलझन की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि वहां पर उसका दिमाग काम कर रहा है और उसके अंदर उसका कहीं ना कहीं बेनिफिशियल उसको दिख रहा है। अब बेनिफिशियल वो आर्थिक हो सकता है, या आपका वो बेनिफिशियल किसी प्रेमवश हो सकता है, यानी आसक्ति के कारण होता है वो ऐसा, वो संवेग के कारण नहीं होता है, वो आसक्ति के कारण ऐसा अवस्था होती है। और उसमें निर्णय नहीं ले पाने की क्षमता होती है, निर्णय नहीं ले पाने की क्षमता होती है, तो निर्णय की कमी के कारण ऐसा होता है।
बाकी संवेग के कारण ऐसा नहीं होता है, जजमेंट फुल नहीं होने के कारण ऐसा होता है। तो जितने आयु कम होती है उतने ही संवेग तीव्र होते हैं। 100% इस बात में कोई दोहरे वाली बात नहीं है, ये अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अभी इसका पार्ट बाकी है। अभी इसकी विशेषताएं, परिभाषाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास सारा पढ़ेंगे हम शिशु अवस्था का। कई प्रश्न यहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट अवस्था है, इसलिए आप इस वीडियो को आप आगे शेष पार्ट को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।